फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप फॉल्स केसेस यानी झूठे केसेस जो कि आपकी वाइफ ने या आपकी गर्लफ्रेंड ने फाइल किए हैं या किसी भी अन्य महिला ने आपके ऊपर फाइल किए हैं, तो आपको जो है घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो ये फॉल्स केसेस हैं ये जल्द ही ख़त्म हो जाते हैं और इनका जो है एक ही जो है सोल्यूशन होता है। इसमें जो है आपको हिम्मत से जो है फाइट करना है। आपको जो है ये केस अगर जीतने हैं तो आपको जो है हिम्मत नहीं हारनी है। देखिए, बहुत नेगेटिविटी आएगी आपके अंदर क्योंकि ये केसेस लंबे चलते हैं, पर अगर आपके पास अच्छे टूल्स हैं, यानी आपके पास अच्छी रिसर्च है, आपका केस के वीक पॉइंट्स पता है, आपको पता है कि आप ये केस जीत जाओगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जो है ये फॉल्स केस जीत सकते हो और इसमें जो है आपको रिलीफ मिल सकता है। अगर आप यही सोचते रहोगे उसने मेरे को फंसा दिया, झूठे केस में फंसा दिया, टेंशन लेते रहोगे, कोई आप स्ट्रैटेजी तैयार नहीं करोगे कि ये फॉल्स केस को कैसे लड़ा जाए और कैसे इनसे जो है बाहर निकला जाए, तो आपको जो है हमेशा टेंशन ही रहेगी कि आपके ऊपर जो है झूठा मुकदमा किया हुआ है और आप कभी उस चीज से बाहर नहीं आ पाओगे। आप ये सोचोगे कि आप एक हेल्पलेस इंसान की तरह फील करोगे अगर आपके पास एक स्ट्रैटेजी नहीं है कि उस केस से कैसे आप बाहर निकलोगे। आपको वो केस में जो कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ जो होते हैं वीक पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में जो है आपको जानकारी नहीं होगी, तो आपको हमेशा टेंशन रहेगी अपने केस के बारे में कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। अब मेरे साथ बहुत ही उम्दा वकील हैं अमीश अग्रवाल जी, जिन्होंने जो है सरबजीत का केस लड़ा था। अब सरबजीत के बारे में पूरी दिल्ली क्या पूरा इंडिया जानता है कि ये जो है दिल्ली की सड़कों में एक महिला ने झूठा आरोप लगा लिया था कुछ पब्लिसिटी के चक्कर में, और जो ये केस है लीगली इन्होंने जीता है, लीगली सारे दाव पेच इन्होंने आजमाए हैं और ये केस जो है अपने फेवर में लेके आए हैं, इंसाफ दिलाया सरबजीत को। और आज जो है हमारे चैनल पे आए हैं अपनी जो है नॉलेज शेयर करने के लिए कि मैं बहुत फैसिनेटेड था इन अमीश अग्रवाल जी का कि इसमें जो है इन्होंने कैसे जो है ये केस जीता, और मैंने पूरा इनके बारे में रिसर्च की गूगल में और पता चला कि कई लूप होल्स थे जो इनको पता थे उस केस के बारे में, और वो आज हमसे डिस्कस करेंगे। अमीश अग्रवाल जी, बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच चैनल के लिए। मेरी ऑडियंस, मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं मतलब आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी है एंड मैं भी काफ़ी इंस्पिरेशन लेता हूँ जिन आपकी स्ट्रैटेजी से, आपके थॉट प्रोसेस से। तो इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू बी हियर विद यू। अमीश अग्रवाल जी, मैं बस अपनी ऑडियंस, मेरे जो है मोस्टली मैट्रिमोनियल केसेस से है, जैसे 498 फॉल्स हो गया या डोमेस्टिक वायलेंस का फॉल्स केस हो गया। मेरी वीडियोस जो है उससे कैसे बाहर निकले उसके बारे में है, और कोई भी फॉल्स केस हो उसमें जो है कॉमन वीक पॉइंट्स होते हैं हर एक फॉल्स केस से, चाहे वो आप सरबजीत का केस ले लो या 498 का केस ले लो। आज मैं आपके साथ इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीजें थोड़ा हम दर्शकों को बताना चाहते हैं ताकि इनका जो टेंशन है वो कम हो, इनको डरने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आजकल जो डर है वही सबसे ज्यादा नुकसान करता है कि केस जो चल रहा है वो कम नुकसान करता है। राइट। तो इट इज एक्चुअली ट्रू, क्योंकि जितना हम मतलब टेंशन लेते हैं और टेंशन की वजह से काम कम करते हैं, उतना ही हम अपना नुकसान करते हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी तरह का फॉल्स क्रिमिनल केस हो, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, जो कंप्लेनेंट है उसकी स्टोरी में कोई ना कोई, और नितिश जी ने काफ़ी बार इस बारे में बात भी करी है कि कोई ना कोई कमियां होती हैं। उन कमियों को पकड़ के, उनको खोल के हमको कोर्ट के सामने लाना होता है और इवन पुलिस के सामने भी लाना होता है, ताकि हम जल्दी से जल्दी इन केसेस से निकल सकें। बट एट द एंड ऑफ द डे, जितना जब लोग कहते हैं कि इतने सारे अक्विटल्स होते हैं ये 498 केसेस में, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, वो लैक ऑफ एविडेंस हमको अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि जितना जल्दी हो सके हम लेकर आए कोर्ट के सामने, बिल्कुल क्लियरली दिखा सकें कोर्ट को, ताकि कोर्ट के दिमाग में कोई भी शक ना हो कि हाँ जी ये आदमी पक्का इनोसेंट है। ये हो जाए तो द वर्क इज डन, देयर इज नॉट मच टू वरी अबाउट। अमीश जी, मेरे को आप ये बताएंगे सरबजीत के केस में कैसे आपने प्रैक्टिकली डील किया? देखिए, मीडिया में तो हमने बहुत देखा कि लड़की ने काफी वीडियो अपनी इंटरव्यूज की, उसके साथ हुआ, ट्विटर में बहुत लोगों ने जो है उसको दिल्ली का दरिंदा तक बता दिया था, मीडिया ट्रायल, और एंड में क्या हुआ कि लड़की झूठी साबित हुई। और आपने कैसे इस केस को हैंडल किया, आप थोड़ा बताएंगे दर्शकों को?
तो एक्चुअली काफी लोगों को ऐसा लगता है कि लड़की आई ही नहीं गवाही देने के लिए, क्योंकि काफी सारी न्यूज रिपोर्ट्स थी करीबन 2018 की, समवेयर आई थिंक सितंबर या अक्टूबर 2018 में काफी न्यूज रिपोर्ट्स आई कि लड़की तो आई नहीं रही है गवाही देने के लिए। बट उन न्यूज रिपोर्ट्स के इमीडिएटली बाद करीबन 1 या 1.5 महीने बाद लड़की आई, उसने कोर्ट में गवाही दी, एंड गवाही जो दी उससे सरबजीत को काफी उस टाइम पे नुकसान पहुंचा। क्योंकि डिफिकल्टी क्या थी कि हमारे सरबजीत भाई साहब भरोसा कर रहे थे एक लीगल एड काउंसिल के ऊपर। तो आप में से काफी लोग जिन्होंने कोई जो केसेस से डील कर रहे हैं उन्होंने भी शायद कभी लीगल एड काउंसिल सोचा हो कि चलो फ्री में सरकार से ले लेते हैं। उसमें एक काफी वैल्यूएबल एक लेसन है सबके लिए कि अगर करते भी हो तो बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि अगर कोई वकील जिसको बहुत कम पैसे मिल रहे हैं या ऑलमोस्ट फ्री में काम कर रहा है और तुम सोचो कि वो उतनी मेहनत करेगा जितनी कोई वकील फीस लेकर थोड़ा मेहनत थोड़ा दिल लगा के काम करेगा, जमीन आसमान का फर्क है। तो इस केस में भी ये हुआ कि सरबजीत के पास बहुत सारा एक पहाड़ भर के एविडेंस था जो उसने अपने वकील को दिया लीगल एड काउंसिल को, और बोला कि ये आप मेरी मदद करिएगा इसके अंदर, ये हम यूज करेंगे लड़की को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए। और लीगल एड काउंसिल भाई साहब ने आलस में या किसी और वजह से सिर्फ 3 या 4 लाइन का क्रॉस एग्जामिनेशन किया लड़की का, और लड़की चली गई वापस उसी दिन। और मुझे आज भी दिन याद है क्योंकि 1 दिसंबर 2018 सैटरडे था जब लड़की गवाही देके निकल गई वापस। और सरबजीत का मेरे पास कॉल आया कि सर मैं तो इसमें पंगे में फंस गया हूं, मैं क्या करूं। मैंने पूछा क्या हुआ, कहता लीगल एड काउंसिल बाहर निकल के कोर्ट रूम से कहता है, क्योंकि समझ में आता नहीं है क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या हुआ है, लीगल एड काउंसिल बाहर निकल के मुझे कह रहा है जी आप लड़की के साथ सेटल कर लो नहीं तो आपका पक्का कन्विक्शन है। तो हमने पूछा भाई क्या हुआ, हमारे पास ना कन्विक्शन ना हमारे पास गवाही की कॉपी की, भाई क्या बात हुई है, ना तो लीगल एड काउंसिल ने अप्लाई भी करी सर्टिफाइड कॉपी। तो मंडे अगले दिन अगले वर्किंग डे ही हम गए, हमने एप्लीकेशन लगाई सेक्शन 311 ऑफ दी सीआरपीसी फॉर रिकॉलिंग ऑफ द विटनेस, और हमने यही बोला कि जी हमारे को ना तो मतलब हमारे लीगल एड काउंसिल ने गवाही की कॉपी दी है, ना तो क्रॉस एग्जामिन किया है, क्रॉस एग्जामिनेशन किया है तो 4-5 लाइनों का किया है। हमारे पास इतना सारा एविडेंस हमारे भाई साहब के साथ इतने महीनों से पड़ा हुआ है, वो वेट कर रहा है कि मैं ये एविडेंस दिखाऊंगा, उसको कन्फ्रंट करूंगा मैं विटनेस को और मेरी इनोसेंस पक्का हो जाएगी। पर लीगल एड काउंसिल ने किसी वजह से नहीं किया। हमने 311 लगाई। अब 311 के प्रिंसिपल्स नीतीश जी को भी पता है, काफी कोर्ट स्ट्रिक्टली देखती है, ऐसा नहीं है कि खुली छूट में दे दे, स्पेशली जब उन्हें पता है कि लड़की वापस कनाडा चली गई है। तो उसमें ट्रायल कोर्ट ने मना कर दिया, ट्रायल कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। उसके बाद हम उसकी अपील में गए हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में जज साहब का कहना था, ऑर्डर शीट में आया साफ साफ कि जी साफ साफ देख के पता चलता है द क्रॉस एग्जामिनेशन वाज अ शॉडी जॉब, क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत खराब हुआ। तो जज साहब ने नोटिस इशू किया, वापस रिपोर्ट आती कि जी लड़की तो परमानेंटली कनाडा चली गई है। अब जज साहब कहते हैं कि देखो तुम्हारी गलती हुई है, तुम्हारे वकील की हुई है, माना कि तुम्हारी गलती, तुम्हारे वकील की गलती जो है तुमको नहीं सहनी पड़ेगी, पर मैं तुम्हारे वकील की गलती की वजह से मैं लड़की को वापस आने के लिए नहीं बोलूंगा जब तक तुम लड़की के पैसे नहीं दोगे। एंड सरबजीत अफोर्ड नहीं कर सकता था, अगर अफोर्ड कर सकता अगर वकील अच्छा तो वो वैसे की नौबत भी नहीं आती। तो हमने साफ साफ बोला कोर्ट को कि जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते लीगल एड, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम लड़की के लाख रुपए कनाडा से वापस आने के और फिर वापस जाने के हम उसके पैसे नहीं दे सकते। पर जो वजह थी जिसकी वजह से मैंने 311 लगाई थी वो ये थी कि जूरिस्प्रूडेंस है ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस कि अगर किसी विटनेस को आप जो तुम्हारे एविडेंस में है, जो तुम अपने फेवर में जो तुम आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, अगर तुम वो विटनेस को तुम उसको कन्फ्रंट नहीं करते हो विद दैट एविडेंस, तो बाद में जाके यू कैन नॉट यूज दैट एविडेंस इन आर्ग्यूमेंट्स एट द फाइनल आर्ग्यूमेंट। मेरा डर ये था कि अगर मैं अपने डिफेंस एविडेंस में दे भी देता हूं ये सब, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में जाके मैं इस चीज में ना फंस जाऊं कि जी तुमने तो लड़की को ये चीज ये एविडेंस तुमने कन्फ्रंट नहीं करा। इसीलिए मैं गया हाई कोर्ट तक। अब हाई कोर्ट से मैंने ये ऑर्डर ले लिया कि जी whatever we are saying in this matter, वो जो है हम ट्रायल कोर्ट पे फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे we will argue this। तो हमने अपना थोड़ा सा सेफ गार्ड कर लिया उस तरीके से कि हमने दिखाया कि ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया, बट एक टेक्निकल पॉइंट के ऊपर हम ऊपर तक गए, वापस आए, इसीलिए हमारा जेन्युइन जो आपका एविडेंस है वो अब प्रेजेंट हो पाएगा कोर्ट के अंदर, और आपने इंश्योर कर दिया कि वो चीज हो। देखिए ये चीज अभी मेरे साथ भी हुई थी, एक हफ्ते पहले मेरे क्लाइंट का कई एविडेंस जो है रह गए थे।
अब मैं ये सिर्फ लीगल एड काउंसिल को नहीं दोष दूंगा, क्योंकि मैं खुद लीगल एड से जुड़ा था पहले कभी। ये एक इंडिविजुअल काउंसिल पे भी अप्लाई होता है कि वो काम कैसे करता है, आपका क्लाइंट का केस कैसे प्रेजेंट करता है, क्या वो आपकी कॉज को समझता है या नहीं समझता है, या फिर जो उसे ऊपर ऊपर से करके दे देता है काम। तो ये जो है मतलब ये एक इंडिविजुअल का इशू ज्यादा मुझे लगता है रादर देन लीगल एड। बिल्कुल। एंड आई फील लीगल एड काउंसिल्स मे बी इस केस में लीगल एड काउंसिल की गलती थी, बट ये नॉर्मली हर काउंसिल पे अप्लाई होता है। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड दिस, एंड सिंस आई एम आल्सो पार्ट ऑफ लीगल एड, तो मतलब ठीक है, वहां पे जो है आपको कंसिडरेशन के बिना काम करना पड़ता है, और मतलब और आपको क्लाइंट को रिलीफ फिर भी दिलवाना पड़ता है। बहुत मुश्किल है लीगल एड काउंसिल का काम जेन्युइनली करना भी, और कई लोग फेल होते हैं उसमें, मैं बिलीव करता हूं। और मतलब ये चीज जो है एक इम्पॉर्टेंट है, आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको अगर पैसे बचाने के चक्कर में आप कई केस ऐसे जगह ना दे दें जो आपका केस ही बिगाड़ दे, या फिर पैसे ज्यादा खर्च करके भी कई बार ऐसी चीजें हो जाती है। अब मैं जो है अमीश जी से ये पूछना चाहूंगा कि ये जो था, ये था तो फॉल्स केस, आपके पास बहुत सारा एविडेंस था, आपने इंश्योर किया कि जो एविडेंस है वो जो है करेक्ट वे में जो है परस्यू हो कोर्ट पे, फिर आपने जो है अपना फिर क्या किया आपने? तो उसके बाद जैसे ही हम वापस आए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में भी थोड़े टाइम केस चल नहीं रहा था क्योंकि ये डिसाइड होना था, जैसे हम वापस आए जज साहब ने भी, जो ट्रायल जज थे, उन्होंने देखा कि हमने इतनी मेहनत करी है, हमारा इतना सारा एविडेंस है, तो जज साहब ने भी हमारा सीधा प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज होके हमारा ये 313 करवाया। हाँ जी। और 313 करवा के जज साहब ने उसी दिन बोल दिया कि हाँ जी मुझे तो अक्विट करना है, तुम डिफेंस एविडेंस भी भूल जाओ। तो उसी दिन फिर जज साहब ने अपना ऑर्डर रिजर्व किया, अपना जजमेंट पास करी, और जजमेंट में यही बोला कि जी लड़की ने अपनी एफआईआर में कुछ बोला है, अपने 164 में कुछ अलग बोला है, अपने बाद में 161 में अलग बोला है, और साथ में कोर्ट में आके उसने कुछ और अलग कहानी बताई है। और हर जगह लड़की ने कहानी सेम रखी है, पर छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स करी है। पहले बोलती इसने मेरे को अश्लील शब्द बोले, ये नहीं बोला क्या अश्लील शब्द बोले। अगली बार बोलती इसने मेरे को गाली भी दी। अगली बार बोलती कि मुझे इसने बोला कि मतलब चलती है क्या। और फिर कोर्ट में आके बोलती है कि जी मेरे को इसने बोला कि मैं तेरे को छोड़ भी आता हूं आगे। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज इनकंसिस्टेंसीज एंड इंप्रूवमेंट्स, कोर्ट ने कहा कि विटनेस की जो टेस्टिमनी है वो रिलायबल नहीं है, और इसी वजह से हमारे डिफेंस एविडेंस को कंसिडर भी नहीं किया कोर्ट ने, उसमें भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और कोर्ट ने कहा ठीक है हम यहाँ पे इसी टाइम हम अक्विट करते हैं। पर मुझे लगता है कि क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी और हम ऊपर तक गए, इसी वजह से जो ट्रायल जज ने भी नोटिस किया स्ट्रांगली केस को, और पूरी चीज को देखा, और फिर कहा कि मैं जो है मुझे अक्विट करना है। अगर हम नहीं गए होते, केस चलते रहता, तो मे बी साल 2 साल और खिंच सकता था। Exactly. तो थोड़ा उस मतलब आई एम ग्रेटफुल, मतलब थोड़ा सा लक भी था और थोड़ा सा स्किल था जिसकी वजह से वी वर एबल टू डू दिस। बहुत बढ़िया अमीश जी। बट ये जो प्रिंसिपल्स आप बता रहे हो ये फॉल्स केसेस पे भी एक्सटेंड होते, कोई भी फॉल्स केस हो, चाहे वो 498 हो, ए हो, जिसमें जो आप कह रहे थे इम्प्रूवमेंट की, जो 161 के बयान है, 164 के बयान है, और जो विटनेस के बयान है, अगर आपके केस में ऐसा है तो आपका जो एविडेंस है वो लाने की भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और प्रोसिक्यूशन को अपना केस पहले खुद प्रूव करना होता है, उसके बाद जो है डिफेंस एविडेंस की बारी आती है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हम कहते हैं इसे, कि वो प्रूव करना हो तभी जो है वो जो है केस आपका साबित होगा। तो आपको ये देखना है कि आपके केस में ऐसा है क्या, आपके केस में ये सब चीजें हैं कि इम्प्रूवमेंट की है वाइफ ने, या आपकी गर्लफ्रेंड ने केस किया रेप का, तो क्या उसने स्टेटमेंट्स में इम्प्रूवमेंट की है, 164 के केस में बयान में इम्प्रूवमेंट की है, या कोर्ट में आके बयानों में इम्प्रूवमेंट की है। तो ये सब चीजें जो है देखनी पड़ेंगी आपको केस में। बहरहाल मैं जो है अमीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे चैनल में आने के लिए, और अमीश जी का अपना यूट्यूब चैनल भी है, उसका लिंक मैं जो है दे रहा हूँ। और अमीश जी ने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है, ये जो है ये किताब है, ये है 7 things men should know before getting married। ये बिफोर गेटिंग मैरिड है, तो अगर आप मैरिड भी हैं तो ये सब किताब आप पढ़ सकते हैं, अमेजोन पे ही अवेलेबल है। इसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दूसरी चीज, एक और चीज है कि अमीश जी का मैंने व्हाट्सएप नंबर भी जो है दिया है, आप प्लीज इन्हें व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपना केस डिस्कस करना है या कुछ
लीगल एडवाइस चाहिए तो फ़ोन कम कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे ज़्यादा अवेलेबल आजकल चीज़ें होती हैं, क्योंकि फ़ोन उठाना और फिर बात करने के लिए इतना टाइम रहता नहीं है। तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए, ये तुरंत रिप्लाई करेंगे, या फिर जब भी इनके पास टाइम होगा ये रिप्लाई करेंगे उस पर। बहरहाल अमीर जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए। और आप अगर कोई मेरे दर्शकों के लिए कोई मैसेज देना चाहें जो कि बहुत लड़ रहे हैं। हाँ जी, मतलब जैसे आपने कहा नितिश जी, वही बात पे री एम्फेसिस है कि अगर कोई केस होता भी है, ऐसे झूठा केस अगर आपके ऊपर होता है, अभी मेरी कल या परसों ये क्लाइंट से बात हो रही थी जिसके ऊपर उसके ऐसी सिचुएशन है, वो कहता है मुझे सुसाइडल टेंडेंसीज होती है, मैं सोचता हूँ जिंदगी खत्म कर लेता हूँ। पर मैंने उसको भी यही समझाया जो नितिश जी बता रहे हैं कि जी कुछ टाइम की ये संघर्ष की बात है और उसके बाद ये सब कुछ ओवर हो जाएगा। आप घर जाओगे, आपका थोड़ा सा टाइम का, थोड़ा सा पैसे का और थोड़ा सा मेंटल हेडस्पेस का आपका नुकसान है, बट इसके अलावा ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर आपके ऊपर कोई केस होता है और बिल्कुल ही इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और मतलब कुछ सिचुएशंस में जैसे कुछ होता है तो इतना दुख होता है। मेरी आज ही अभी करीबन 2-3 घंटे पहले वो जो लड़का जिसका बॉयज लॉकर रूम में जिसका सुसाइड हुआ था, उसके पिताजी से बात हुई एंड पिताजी बता रहे थे कि उनका इकलौता बच्चा था और बच्चे ने, क्योंकि ये सब हुआ और एकदम से धमकी आने लग गई, उसको लगा मैं अपने आप को कैसे इनोसेंट प्रूव करूंगा। जब लड़की ने बस बोल दिया कि हाँ जी इसने किया है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, और लड़की अपना चली गई साइड में, और इधर से सोशल मीडिया की सारी जनता आके पर लड़ने झगड़ने लग गई और ऊपर चढ़ने लग गई, गालियां गलोच और डेथ थ्रेट इतनी सारी देने लग गए कि तुम्हें तो भाई हम नहीं छोड़ने वाले। और बेचारे बच्चे ने 17 या 18 साल का बच्चा है, उसने अपनी खुद की मतलब जान दे दी। ऐसी चीजों में हमेशा थोड़ा धैर्य बना के रखना है और याद रखना है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस टाइम पे लगता है कि जी कोर्ट कचहरी पुलिस क्या क्या करना पड़ेगा, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपना थोड़ा सा धैर्य रखो एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। देखिए मेरा जो है एक्सपीरियंस आप सबके साथ ये है कि अगर आप जितना पेशेंस रखेंगे, जो कि अमीश जी ने भी बताया कि आप जितना घबराएंगे नहीं उतना आप इन प्रॉब्लम से जल्दी बाहर आ सकते हैं। जितना आप घबराएंगे, जितना टेंशन लेंगे, उतना प्रॉब्लम होगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ और मैं थैंक्स करता हूँ अमीश अग्रवाला जी का फिर से। और मैं जो है अभी एक और वीडियो फिर प्लान करूंगा इनके साथ। बहुत अच्छा लगा इनके साथ। थैंक यू वेरी मच।